मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स या फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बच्चों के लिए फ्रिक्शन का ये एक सरदर्द टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं जिस वजह से लास्ट मोमेंट के अंदर आंसर गलत आ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आपके आंसर गलत आते हैं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि वन ब्लॉक प्रॉब्लम और मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम में डिफरेंस कहाँ आता है, वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से आप सिली मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिंगल ब्लॉक से मैं रिवीजन करते हुए आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जैसे सिंगल ब्लॉक है तो अब आप ये सोचेंगे कि फ्रिक्शन आता कब है और किस फॉर्म में आता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। ये हम वैसे देख चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं इसे मल्टीपल ब्लॉक वाले सिस्टम के साथ लिंक कर सकूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि यदि ये वाला ब्लॉक इस ग्राउंड पे या जो भी नीचे वाले सरफेस है इसके साथ यदि राइट हैंड साइड में सपोज स्लाइड कर रहा है तो आप बिना देखे बोल सकते हो भाई यदि उधर की साइड में स्लाइड कर रहा है तो इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी दैट इज़ म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन का जो नेचर है वो आपके पास स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन है, बराबर है। ठीक है, सेकंड आप क्या बोलते हो, सपोज ऐसा नहीं भी हो रहा है, ये आपके पास ब्लॉक रेस्ट पे भी है, लेकिन यदि मैं इस पर एक फोर्स लगाऊं, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स कहीं ना कहीं इस ब्लॉक से चाहता है कि ब्लॉक राइट साइड में मूव करे। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है इस बात का भी अपोज होगा और इसके अपोज के लिए भी पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो और ऊपर वाले ब्लॉक पे एक टेंडेंसी ऑफ मोशन आ रही है, यानी कि एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन के अलावा। फ्रिक्शन को यदि मैं इग्नोर करूं तो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, उसके बाद में भी ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इसके मोशन का अपोज कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो आपके पास अपोजिंग फैक्टर है दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है कि एक्सटर्नल वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, ताकि नेट फोर्स इस पर कितना आ जाए, 0। अब इस प्रॉब्लम आप ये सोचो कि ये हम सारा जो डिस्कशन किया था ना कि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ये सब हम इस सरफेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ये सरफेस हमारी क्या है, अभी ग्राउंड है जो अपने आप में रेस्ट पे है, या फिर कहूँ ये जो सरफेस है इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो नीचे वाला सरफेस, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब अपन मल्टीपल ब्लॉक्स में जाते हैं यही स्टोरी रिपीट होती है, लेकिन वहाँ पे एक और एडिशनल फोर्स के बारे में हमें सोचना चाहिए। और जब हम स्लाइड की बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो ब्लॉक के मोशन पे नहीं बात कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं रिलेटिव मोशन की, यानी कि दोनों सरफेस के बीच में, इस ब्लॉक के सरफेस और नीचे वाले सरफेस इसके बीच में मोशन होगा, तब आपके पास ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। यदि नीचे वाली सरफेस चलने लग जाए समहाउ और ऊपर वाला दोनों एक साथ चलने लग जाए तो उस मोमेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। और मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम में यही एक फंडामेंटल चीज़ होती है जो आपसे गलती होती है। और दूसरी स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके क्या गलती होती है, आप जब नीचे वाले पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ऊपर वाले का क्या हुआ, स्टैटिक एक्ट करेगा काइनेटिक करेगा, तो नीचे वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन की वजह से एक सूडो फोर्स लगता है जिसको अपन देखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर है जिन पे हमें आराम से फोकस करना चाहिए। अब मैं ये वाली जो सारी बातें जो मैंने एक सिंगल ब्लॉक के लिए डिस्कस की है, इन्हीं चीज़ों को मल्टीपल ब्लॉक के अंदर मैं अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक के अंदर मैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम वाली ले रहा हूँ और दो डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करूँगा वन बाय वन, जब एक नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है और दूसरे केस में जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, आराम से अपन एक एक दोनों सिचुएशन को देखते हैं। दो डिफरेंट केसेस के थ्रू मैं फ्रिक्शन के नेचर को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आगे से आपको इस बात को लेकर दिक्कत ना हो कि सर हमें पता नहीं लगता कि कौन सा स्टेप पहले परफॉर्म करना है कौन सा बाद में परफॉर्म करना है, या फिर जो हम करते हैं हम जल्दबाजी में कुछ गलत टिक कर देते हैं। क्या सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, वो अपन वन बाय वन नेचर के थ्रू समझेंगे। जैसे पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ
इस ब्लॉक पे एक फोर्स। अब मैं एकदम जीरो वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना, ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू किया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 न्यूटन लगाया है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू लिए कंपेयर टू आगे जो भी फोर्स आने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह उनके से बहुत छोटी सी वैल्यू लिए, सपोज 1 न्यूटन लिए। तो जैसे ये फोर्स लगेगा ब्लॉक बी पे, तो ब्लॉक बी चाहेगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कौन ये बात सोच रहा है? ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी जैसे ही आगे बढ़ने का सोचेगा, ये वाली जो सरफेस है ग्राउंड, ये इस बात का अपोज करेगा। ये जो ग्राउंड वाली सरफेस है ये इस बात का अपोज करेगी और पीछे की साइड में एक फोर्स लगाएगी। अभी आपके पास ब्लॉक बी के जो मोशन की टेंडेंसी का अपोज हो रहा है, अभी ब्लॉक बी मोशन में आया नहीं है, आने से पहले अपोज हुआ है। तो फिर ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ये आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ से ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन के इक्वल रहेगी, तो हमारा ब्लॉक बी बढ़ नहीं पाएगा। अब देखिएगा कि ब्लॉक बी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। अब आप यहाँ ग्राउंड पे यहाँ खड़े होकर देखिएगा तो आपको नज़ारा बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये वाली जो 1 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम वैसी लग रही है अब तक तो। हाँ, ये वाला कहीं ना कहीं इस सरफेस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड, ये आपके पास 1 न्यूटन से मैं मान के चल रहा हूँ बड़ा है, इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। क्या जो ब्लॉक ए है और बी वाला ब्लॉक, इसके बीच में सरफेस पे क्या असर आएगा इस फोर्स से? तो आप ब्लॉक बी पे जाके देखिए, क्या आपका ब्लॉक बी और ए के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ? नहीं, ब्लॉक बी नहीं हिला। अब आपके पास यदि रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि ए और बी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। अब बात आते हैं आपके पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो आप ब्लॉक बी पे खड़े होकर देखते हो तो ए पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। क्या ब्लॉक बी पे जो इंसान खड़ा हो वो क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नहीं, उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई सूडो फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो ब्लॉक ए पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अभी ए और बी के बीच की सरफेस रफ है, बट फिर भी कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको पता लगा होगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं अपन धीरे धीरे। इसकी वैल्यू मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला है 10 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड, मान लेते हैं 10 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स जैसे ही 10 न्यूटन होगा, ये 10 न्यूटन से ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 11 न्यूटन। जैसे आप 11 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक बी पे अब आगे की तरफ फोर्स लगा है, ब्लॉक बी पे आगे की तरफ फोर्स लगा तो ब्लॉक बी स्लाइड करेगा और अब पीछे की साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक बी पे जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस बात का अपोज करेगा कि भाई ब्लॉक बी क्यों जा रहा है, बट फिर भी जाता रहेगा। अब आप ब्लॉक बी की सिचुएशन देखिए, ब्लॉक बी पे क्या हालात होगी। ये वाला ब्लॉक बी है, आपने इधर की तरफ लगाया है 11 न्यूटन और पीछे की साइड में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा है वो आपके पास है 10 न्यूटन। ठीक है, तो अभी भी इस पर इफेक्टिवली 1 न्यूटन का फोर्स लगा। मैंने अब तक ऊपर वाले को कंसिडर करना बाकी है, तो ये आगे की तरफ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ब्लॉक बी आगे की तरफ मूवमेंट होगा। अब जैसे ब्लॉक बी आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ब्लॉक बी पे रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन बोलने की गलती कभी ना करे। ठीक है, ब्लॉक बी अब आगे की तरफ जैसे ही मूवमेंट करेगा, ऊपर वाला जो ब्लॉक ए है ये इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये इस बात का अपोज करेगा कि ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। अब अपोज करने के लिए या आप ये बोलिए कि सर इसे ये आगे बढ़ने का अपोज कर रहा तो पीछे की तरफ 1 न्यूटन लगाएगा, ये गलती से भी मत बोलना। इसको रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा पहले तो। ठीक है, क्या ब्लॉक बी बढ़ेगा तो रिलेटिव मोशन का अपोज कैसे होगा? ब्लॉक ए भी तो बढ़ रहा है, ब्लॉक ए बढ़ रहा है, आप इस बात को भूल जाते हो और यहीं पे गलती हो जाती। तो एक पीछे की तरफ अपोज करेगा तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बी पे पीछे की तरफ, और ए पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ। अब गलती से इसे आप 1 न्यूटन जल्दबाजी में ना बोले। ठीक है,
अब वो एग्जैक्ट कितना होगा, अब इस पर बात करते हैं कि ये सर कितना होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये क्या तरीका है कैलकुलेट करने का, या इनके बीच में आपके पास ये अपोज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें रहती है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई आप ये वैल्यू एफ एस आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप पहले मान लीजिए कि भाई दोनों आपका जो ब्लॉक है वो एक साथ ही चल रहा है, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो मैं दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा। यहाँ पे भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, जैसे मैं ए और बी का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ही दिखाए जाएंगे। तो जो आपका अप्लाइड फोर्स F11 न्यूटन ये दिखाएंगे, और नीचे की तरफ जो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था 10 न्यूटन वो दिखाएंगे। ए और बी के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो क्या है, इंटरनल। ये वाला फ्रिक्शन फोर्स बी और ग्राउंड के बीच में लग रहा है तो ये रहेगा एक्सटर्नल। और हम मान लेंगे कि चलो इधर की तरफ पूरा सिस्टम जा रहा है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोल सकते हो कि भाई एफ यानी कि ये 11 माइनस 10 ये रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा मास ए प्लस बी का मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ए की वैल्यू मिलेगी तो इस ए की हेल्प से आप इन दोनों के बीच के स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसके लिए आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या बी का बनाओ, आपकी मर्जी। यदि आप ए का बनाओगे तो सिर्फ ए की फोर्स दिखेगा एफ एस, तो आप सीधे लिख सकते हो कि जो एफ एस होगा वो आपस मास ऑफ ब्लॉक ए मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। लेकिन यदि आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे मैं लिखूंगा 11 माइनस 10 माइनस एफ एस इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इक्वेशनें लिखेंगे। अब अपन थोड़ा सा इसी को और इमेजिन करो, फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, कहीं ना कहीं ये वाले जो दोनों के बीच में हम बोल रहे थे ना ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन, ये आपके पास होने लग जाए, अभी तो हुआ नहीं ए और बी के बीच में, तब क्या होगा मैं इसको रब करके दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने 10 न्यूटन और 11 न्यूटन लिया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए नंबर लिया है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सपोज आप फोर्स की वैल्यू और आपने बढ़ा दी, ठीक है। आप जब फोर्स बढ़ाओगे तो पीछे की तरफ ये बढ़ जाएगा। कई बार डायरेक्टली यही बोल देता है कि भाई इनके बीच में या फिर ये अप्लाइड फोर्स एफ कितना हो कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, हाँ है ना। तो स्टार्ट कब होगा भाई, आपको पता है कि ये जो ए और बी है ये एक हद तक, काफ़ी हद तक एक साथ चलने की कोशिश करेंगे। एक मोमेंट आएगा जब ए और बी एक दूसरे से अलग अलग चलने लग जाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों होगा, अब इस रीज़न को समझो ताकि आगे से स्टेप गलत ना हो। देखो आपने बी पे तो लगाया फोर्स तो बी आगे बढ़ेगा, और ए पे फोर्स लग रहा है थ्रू बी, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है ए पे फोर्स लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, यही लग रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है लेकिन एक वैल्यू पे जाके रुक जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ए और बी के बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो लिखेंगे। तो ये जब लिमिटिंग फोर्स एक्ट करेगा तो ए का एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा। तो ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, अब ए पे तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, तो एक की लिमिट होगी, यानी एक का एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन में बी पे नहीं लगा सकता, ये नहीं बोल सकता कि बी का एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हाँ लेकिन एक के लिए गारंटी है, क्योंकि ए तो सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे ज़िंदगी जी रहा है, और फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास ऑफ ए। अब यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी, इतने एक्सेलरेशन तक दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे, उसके बाद में नहीं चलेंगे। अब आपको यदि मिनिमम फोर्स चाहिए, एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि दोनों स्लाइड करने लग जाए, तो ये वाला एक्सेलरेशन की अपन कंडीशन लगा देंगे, ए और बी का कंबाइंड रिलेटेड ये
कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये अप्लाइड फोर्स F और नीचे वाले का लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैंने 10 अभी मान रखा था, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ AMX जो भी ये निकाला है, F माइनस 10 इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाई ये कॉमन एक्सेलरेशन, ये वो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन है जहाँ तक जाएगा। ठीक है, और यदि वो एग्जाम में ये दे दे कि एफ की कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, और बोले कि बताओ ए और बी का एक्सेलरेशन क्या है, तो हमें पता नहीं है कि भाई रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, चलो वो वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज आपको सिर्फ एफ की एक वैल्यू दी है और आपको बाकी सब चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1 बाय 1 क्या चीज़ रहेगी। ये वाला जो सरफेस है, ये वाले सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, पहले ये चेक करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड ये होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो होगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई जी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा। आपका यदि अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू से छोटा है तो बी खुद ही नहीं हिलेगा, ये तो भूल जाओ। पहले तो बी और ग्राउंड के बीच का मोशन होगा तो बी ही नहीं हिलेगा, यदि इससे छोटी वैल्यू एफ है तो सबसे पहले तो ये निकाल लो ताकि ये पता तो लगे कि बी हिलेगा कि नहीं हिलेगा। ठीक है, अब पता लगा कि नहीं इससे तो बड़ा है एफ, तो फिर हम मान के चलेंगे कि हमारे जो दोनों ए और बी है वो एक साथ जा रहे हैं, जाने दो ए और बी को एक साथ। अप्लाइड फोर्स एफ गिवन था, ये पीछे वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता चल गया, तो ये एक्सेलरेशन ए निकाल देते हैं। ठीक है, इस एक्सेलरेशन ए से अब ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अच्छा, मैं ए का क्यों बना रहा हूँ, आप बी का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए से मुझे जल्दी पता लगेगा कि ए पे तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ए जो भी निकाला है, तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन पता चलेगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इतना स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट सच में भी कर सकता है क्या, हाँ या ना। तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन के पता करूँगा, भाई औकात कितनी है ए और बी के बीच में फ्रिक्शन की, तो वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ये यहाँ पे μ1 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई जी, इस तरीके से। अब आप ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इन ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस का पहले निकालो बाद में निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे पहले लिमिटिंग निकाल के यदि आपको ये बोला है कि ए और बी के बीच में कब फोर्स आपके पास ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट कब होगा ये पूछा जाए, तब तो मैं पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, और यदि एफ गिवन है तो मुझे चेक कर लेंगे कि भाई वहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा। हम पहले मान के चलेंगे नहीं होगा और एक्स ए निकालेंगे, फिर उस ए से ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना के स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है तो हमने बिल्कुल सही सोचा, दोनों भाई बंधु साथ चलेंगे। यदि पता चल जाता है कि ये वाला आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन कहीं ना कहीं लिमिटिंग से ज़्यादा आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है इतना स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फिर ए और बी दोनों अलग अलग चलेंगे, और एक का फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ ये लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वही लगेगा, और बी वाले के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बी का अलग से सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। तो आपको ये पता लग गया कि नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाने से किस तरीके से बिहेवियर होता है। ठीक है, अच्छा क्या गलती यहाँ पे नहीं करनी है, मैं उस पर अब लास्ट एक पॉइंट बोलना चाहूँगा। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट आप समझिएगा। कुछ लोग क्या जल्दबाजी करते हैं कि यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला ए और बी के बीच में, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने निकाल लिया बी और ग्राउंड के बीच में, अच्छी बात है, ये आपने निकाल लिया। कई बार बोलते हैं कि सर ये ऐप की वैल्यू है ना इसके बराबर हो जाएगी या इसके बराबर हो जाएगी, ये ए और बी की लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी तो दोनों स्लाइड करने लग जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी ना करें। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं करें सर, जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना यहाँ एक्ट कर देंगे चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा उस पर बात करो। देखो ये वाला बी वाली बात है, ये बी वाला ब्लॉक है, अब ये ए वाला ब्लॉक है। आपने कहा कि सर ये फ्रिक्शन फोर्स उतना यहाँ आ जाए, आपके जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे ये लगाने से यहाँ वो उतना फोर्स नहीं आएगा, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ लिमिटिंग आएगा,
दूसरा जब आप बी पे बैठ के देख रहे हो यदि, तो आप यहाँ पे सिर्फ सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स आएगा। सूडो फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ, मास ऑफ ए मल्टीप्लाई विद कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, ये फोर्स लगेगा। और उसका अपोज करने के लिए यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और ये वाला फोर्स कहीं ना कहीं इसके बराबर नहीं है, इसलिए आप इस लिमिटिंग को गलती से भी इक्वेट ना करें। यही वो गलती होती है। इसको देखे कुछ लोग और भी टैलेंटेड है, सर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये एफ आ जाएगा। ऐसी गलतियां ना करें भाई, ठीक है, ऐसी गलतियां ना करें तो अच्छा रहेगा। अब अपन दूसरा केस देख लेते हैं। अब ये सेकंड वाले केस के अंदर मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ भी अपन नेचर को देखते हैं और फिर अपन देखते हैं भाई किस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जैसे ही मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाता हूँ तो तुरंत ऊपर वाला ब्लॉक चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूँ, तो इसका अपोज करने के लिए एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। और स्टार्टिंग में टेंडेंसी का अपोज हो रहा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो ए और बी के बीच में एक्ट करेगा। और जितना आपके पास ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन बी पे लगेगा। बस डिफरेंस ये है कि वो बी वाले सरफेस पे बी पे आगे की तरफ लगेगा डायरेक्शन वाइज। आप देख लीजिएगा। अब ए पे तो ठीक है, ए तो सेटिस्फाई हो गया, आपके पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस एफ को बैलेंस कर दिया तो ए पे नेट फोर्स 0 हो गया। ए ने कहा ठीक है मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, लेकिन अब बी अनबैलेंस हो गया। देखो बी पे अब आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अब बी चाह रहा है कि चलो मैं आगे बढ़ूंगा भाई। तो बी ये नीचे वाला जो सरफेस है यदि यहाँ फ्रिक्शन है तो ये वाला फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। जो बी और ग्राउंड के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस बात का अपोज करेगा, ठीक है। वो कहेगा भाई बी आगे ना बढ़े। अब आप जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ाओगे बी के इक्विलिब्रियम होने के लिए ये वाला इसके बराबर होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक जैसा हो। यदि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे ए और बी के बीच में तो वो आएगा μ1 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई जी। लेकिन यदि मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन देखूँ बी और ग्राउंड के बीच में तो वो आ जाएगा μ2 एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाई बाई जी, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एक जैसा है उसकी गारंटी नहीं है। अब ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। सपोज पहला केस में ये वाला मैं केस मान लेता हूँ कि ये वाला है आपके पास 10 न्यूटन, ये वाला है 5 न्यूटन। तो जैसे अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन रहेगा बी वाला ब्लॉक तुरंत स्लाइड कर जाएगा। अप्लाइड फोर्स एफ जैसे 5 न्यूटन होगा तो ये वाला भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5 और बी वाला बस अबाउट टू स्लाइड वाली बात है। फॉर एग्जांपल 6 न्यूटन लगा दिया मैंने, तो 6 न्यूटन लगाओगे तो आपके पास ये वाला 6 न्यूटन, ये वाला 6 न्यूटन और यहाँ आपके पास 5 न्यूटन। सॉरी ये 6 बोलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ कुछ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सपोज अप्लाइड फोर्स एफ 6 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब बी स्लाइड कर रहा है। अब आप बी के ऊपर बैठ के बात करोगे, ये गलती ना करें कि सर देखो ए और बी के बीच में तो लिमिटिंग 10 है, आपने अप्लाई किया है 6 तो इसका अपोज करने के लिए पीछे 6 लगेगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है 6 लगने की, उसके बिना भी अपोज होगा। क्योंकि अपोज आप अपोजिशन देखते हो तो आप बी पे बैठ के देखोगे ना, और बी खुद अब चल रहा है तो अब बी पे बैठ के देखोगे तो ए पे एक और फोर्स लगेगा, दैट इज सूडो फोर्स, दैट इज मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, जो कि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स एफ माइनस ये वाला फोर्स, ये अब रिजल्टेंट फोर्स होगा ए पे और इसका बैलेंस करने के लिए यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और ये सीन यदि उल्टा हो जाता, यहाँ पे ये वाले पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता 5 और नीचे यहाँ होता 10, तो क्या होगा, जैसे आप 5 से ज़्यादा 6 न्यूटन लगाते ए वाला बी के ऊपर स्लाइड कर जाता और बी वाला स्लाइड ही नहीं कर पाता, बी हमेशा वहीं रह जाता। यहाँ यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है और आप ऊपर वाले पे लगा रहे हो तो नीचे वाला कभी स्लाइड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस फोर्स के रिस्पेक्ट में ये फोर्स हमेशा ज़्यादा ही मतलब इसके बराबर रहेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में ये वाला फोर्स बढ़ नहीं पाएगा और ये वाला बढ़ सकता है। तो इस तरीके से बी कभी स्लाइड करेगा ही नहीं, फिर ए ही बी के ऊपर स्लाइड करेगा और बी ग्राउंड के ऊपर स्लाइड
नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ यहाँ छोटे छोटे फैक्टर देखे। अभी भी हो सकता है कि मैंने सिर्फ स्टेटमेंट बताए हैं तो आपको दिक्कतें हो कि सर पता नहीं, अभी भी हल्का सा कन्फ्यूज़न है, ये प्रॉब्लम बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अब तक का पार्ट एक बार दोबारा देखो और न्यूमेरिकल पे फोकस करो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। बस 2 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में आपसे कभी गलती नहीं होगी। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। अब अपन 2 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है, और पहली प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 2 ब्लॉक गिवन है, ए और बी। एक का वेट है आपके पास 10 kg और दूसरे का मास है 20 kg। दोनों के जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों सरफेस के गिवन है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिचुएशन गिवन है आपके पास। पहले केस में ये बोला है कि अप्लाइड फोर्स यदि F 50 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक का। दूसरे में बोला है कि अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। और यदि अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ए और बी के बीच में। और लास्ट पार्ट में एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं कि किस टाइप से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। पहले पार्ट के अंदर एक फोर्स गिवन है और बोला है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि यदि मैं इधर वाले पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये चेक करना ज़रूरी है कि बी वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। बी वाला ब्लॉक का स्लाइड देखना नहीं देखना, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों ब्लॉक की ये जो दोनों सरफेस है ना उनकी औकात पता कर लेते हैं भाई। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा बी और ग्राउंड के बीच में, तो होगा 0.1 मल्टीप्लाई भी दोनों का मास दैट इज़ 30 मल्टीप्लाई भी जी 10, तो ये आ गया 30 न्यूटन। ऊपर वाले सरफेस की औकात पता करते हैं, तो ऊपर वाली की औकात कितनी है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई जी 10, तो ये आ गई आपके पास 30 न्यूटन। दोनों सरफेस की जो औकात है वो 30 न्यूटन की ही है, बराबर है। अब देखो आपका अप्लाइड फोर्स F स्टार्टिंग के अंदर ब्लॉक बी रेस्ट पे रहेगा, जैसे जैसे फोर्स लगाओगे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन नहीं आएगा। F इक्वल्स टू 50 न्यूटन पे क्या होगा, हम क्या बोलते हैं सबसे पहले ये मान के चले कि दोनों ब्लॉक एक साथ रहेंगे, यही मान के चले। ठीक है, दोनों एक साथ मान के चलते तो दोनों का टोटल आप पास हो जाता है 30 kg। एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे यहाँ पे 50 न्यूटन और यहाँ पे स्लाइड करने की वजह से यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा एंड दैट इज़ 30 न्यूटन, बराबर है। तो पूरा सिस्टम इधर की तरफ जाएगा। लेट्स सपोज वो कॉमन एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 50 माइनस 30 दैट इज़ 20 डिवाइड बाई 30, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का एक्सेलरेशन होगा यदि दोनों एक साथ चलते हैं तो। अब हमें पता करना है क्या दोनों एक साथ चलेंगे, हमने ये मान के निकाला है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। उसके लिए ए पे देखो ए की क्या हालात है, तो अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ए का जैसी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ए का है 10 kg, ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा ए का मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन 2/3, तो ये आ रहा है 20/3। क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी औकात से कम है 30 न्यूटन से? बिल्कुल कम है। तो हमने जो माना है सही माना, दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। यदि इसी प्रॉब्लम में पूछा होता कि ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन या ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, तो आंसर आएगा 20/3 न्यूटन। याद रखिएगा 30 न्यूटन नहीं होगा। दूसरे पार्ट में बात करते हैं, अप्लाइड फोर्स 200 पे क्या होगा। ठीक है, सेम स्टोरी, हम फिर से मान के चलते हैं कि हमारा ए और बी जो दोनों है एक साथ चल रहे हैं। यदि ए और बी एक साथ चल रहे हैं, ए और बी एक साथ चलेंगे तो कॉमन मास हो जाएगा 30 kg। इधर की तरफ लग रहा है हमारे पास 200 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, तो हमें कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास 200 माइनस 30 दैट इज़ 170 डिवाइड बाई 30, तो ये आ रहा है 17/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक करना है क्या दोनों एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। उसके लिए फिर से ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 10 kg, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन निकलेगा वो कितना आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाई 17/3,
ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाई 17/3, आपको पता है 17/3 की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी आएगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करते तो 50 से ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं ये लिमिटिंग को क्रॉस कर गया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले। यदि दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलते तो फिर आप क्या बोलोगे, उस केस में ए पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा 30 न्यूटन, तो ए का एक्सेलरेशन तो हो जाएगा मेरे पास 30 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बी के साथ क्या होगा, बी की बात करते हैं। तो बी का मास है 20 kg, बी पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा 30 न्यूटन, कहाँ से, ग्राउंड की वजह से, आगे लग रहा है 200 न्यूटन, और ऊपर वाली सरफेस की वजह से एक फ्रिक्शन और लगेगा 30 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो बी का एक्सेलरेशन होगा वो होगा 200 माइनस 30 प्लस 30 दैट इज 60 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 140 डिवाइड बाई 20, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, एक का 3 और बी का 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन यदि है तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। फिर से वही काम करते हैं, अप्लाइड न्यूटन 80 न्यूटन है, मैं मान के चल रहा हूँ दोनों ब्लॉक मेरे एक साथ चल रहे हैं। यदि एक साथ दोनों ब्लॉक जा रहे हैं, 30 न्यूटन आगे लग रहा है, 80 न्यूटन पीछे लग रहा है 30 न्यूटन। अब ए और बी के बीच वाला जो फ्रिक्शन है वो मैं नहीं लिखूंगा कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम में, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरे पास, कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिवाइड बाई 30, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक करना है कि दोनों साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, चेक करो, तो आ रहा 10 मल्टीप्लाई बाई 5/3, ठीक है। तो ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है, क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपके 30 न्यूटन से कम है, तो बिल्कुल सही है, और यही आपका आंसर है। आंसर क्या होगा 50/3, ये ए और बी के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा। अब देखो लास्ट पार्ट में क्या पूछा है कि अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। जब भी ये दिक्कत हो ना, तो आपको पता है कि ए ही वाला है जो धोखा देने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे ज़िंदगी दे रहा है। तो पहले ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, तो ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको पता है कि एक के ऊपर ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो भाई, जल्दी समझ आ जाएगा। ये जो ए है, ए पे मैक्सिमम आगे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग सकता है वो है 30 न्यूटन, तो ए का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 10, ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 10 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए और बी का जब तक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा कंबाइन, तब तक चलेंगे। यही वो 3 वाला मोमेंट है जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, ए और बी का 30 kg, आगे की तरफ आपको एफ मिनिमम पता करना है, पीछे लग रहा है 30 न्यूटन, और कंबाइन एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट फोर्स एफ मिनिमम माइनस 30, ये होगा कंबाइन मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन 3, तो एफ मिनिमम कितना आ रहा है 90 प्लस 30 120 न्यूटन। इसी 120 न्यूटन पे ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से पहली वाली प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर ली।